हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 17 दिसंबर 2020 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, इन इंडिया सर्टेन पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स एनकरेज फार्मर्स टू ग्रो wheat and paddy in Punjab and Haryana. Second, the total cropped area of wheat and paddy in Punjab and Haryana has reduced over the years and area for other field crops has increased. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए वन ओनली। सेकेंड इज इनकरेक्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट के बीच में आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा। पहले स्टेटमेंट में ये कहा है कि इंडिया के अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट फार्मर्स को एनकरेज करता है व्हीट एंड पैडी ग्रो करने के लिए, स्पेशली इन दी पंजाब एंड हरियाणा। दूसरे स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये दोनों क्रॉप्स जो है उसका एरिया जो है वो रिड्यूस हुआ है और बाकी के क्रॉप्स का जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है। अगर मान लो कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फार्मर्स को एनकरेज कर रहे हैं तो एरिया रिड्यूस कहाँ से होगा? एरिया तो इंक्रीज होना चाहिए। तो इस वजह से दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होना था। द करेक्ट आंसर इज ए वन ओनली। अब ये आंसर जो है वो आपको ये कल के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल था यहां से मिलेगा। काफी अच्छा आर्टिकल है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये कहा है कि इंडिया के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली पॉलिसी की बात करें, सो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ राइस एंड wheat ओवर अदर competing crops further increased as public sector agriculture research and development allocated their best resources and scientific manpower of these two crops। मतलब कि गवर्नमेंट सामने से पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रही है इस पर्टिकुलरली दो क्रॉप्स के लिए एज कंपेयर टू अदर क्रॉप्स, क्योंकि गवर्नमेंट इन दोनों क्रॉप्स को ज्यादा प्रोक्योर करती है थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। दूसरा, इसके अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वाटर, लैंड, इनपुट सब्सिडीज, तो ये सब इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो है जिसकी वजह से ये दोनों क्रॉप्स ज्यादा अप्रिशिएट होते हैं ग्रो करने के लिए। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड इज इनकरेक्ट। उसका एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है। अगर आपको डेटा देखना है तो इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। अगर हम पर्टिकुलरली व्हीट की बात करें तो 1970s के अंदर जब पंजाब हरियाणा रीजन की बात करें तो वहां पे व्हीट में 48% टोटल क्रॉप्ड एरिया था और उसकी कंपैरिजन अभी के साथ करें तो ये 84% है। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में गैप देख सकते हैं, काफी बड़ा गैप है। अगर हम पैडी की बात करें तो 1970s के अंदर पंजाब हरियाणा रीजन में पैडी का जो ग्रोइंग एरिया है वो 29% था, विच हैज नाउ इंक्रीज्ड टू 40%, सॉरी 60%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है बिकॉज गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली प्रोक्योरिंग दीज टू क्रॉप्स एट एमएसपी, और इस वजह से फार्मर्स को ये एक सेफ गेम लगती है। तो आंसर होगा ए वन ओनली। तो क्यों पंजाब एंड हरियाणा में ये दोनों क्रॉप्स ज्यादा उगाए जाते हैं, उसकी वजह से कौन से कंसिक्वेंसेस होते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या आ सकता है, तो इसके बारे में ये आर्टिकल दिया गया है। इसी आर्टिकल के ऊपर हम दो और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, इंडियाज पब्लिक पॉलिसी फॉर स्टेपल क्रॉप्स enabled India to move from a country facing severe shortage of staple food to become self-sufficient. Second, both paddy and wheat cultivation have certain environmental and ecological concerns. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए वन ओनली। सेकेंड इज इनकरेक्ट। पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज स्टेपल क्रॉप्स को लेके, स्टेपल क्रॉप्स मतलब कि ये जो व्हीट एंड राइस है उसको स्टेपल क्रॉप कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया पहले स्टेपल फूड के लिए सीवर शॉर्टेज फेस कर रहा था, तो वहां से हमारे पास इसका प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस लेवल पे गया एंड देन वी आर नियर टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये भी आपको यहीं से मिलेगा इस आर्टिकल में से। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें
यहाँ पे ये लिखा है कि पैडी एंड व्हीट कल्टीवेशन की वजह से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है। हालांकि ओरिजिनली व्हीट जो है उसकी वजह से ऐसी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ती है, स्पेशली ये पैडी के साथ कंसर्न्स है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको पैडी से रिलेटेड क्या कंसर्न्स है वो दिए गए हैं। बिकॉज आप सबको पता है कि पैडी कल्टीवेशन की अगर हम बात करें, सो इट इज अ मच मोर वाटर इंटेंसिव क्रॉप। यहाँ पे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। द लैंड शुड बी वाटर लॉज्ड, वहां पे पानी भरा होना चाहिए। तो इसकी वजह से जमीन जो है उसकी फर्टिलिटी के ऊपर एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ती है। तो इस वजह से ये सेकंड जो है वो गलत होगा। आंसर इज ए, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन जो है अभी का प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, लॉस ऑफ ग्रोथ मोमेंटम in the income from the agriculture sector is one of the reasons of current farmers protest. Second, there is a demand supply mismatch for rice and wheat in India. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है देखेंगे। अब इस आर्टिकल में यहां पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं कि ये जो स्टेट्स है ये दोनों क्रॉप्स को उगा के कितने पैसे कमाते हैं। तो अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पे एन्युअल नेट इनकम है किसी एक फार्मर की 5.31 लाख पर कल्टीवेटर इन पंजाब। हरियाणा में देखें तो ये 3.44 लाख इन हरियाणा। एक किसान की इन दोनों क्रॉप्स को उगा के पंजाब की अगर हम एन्युअल इनकम देखें तो अराउंड 5.5 लाख है और हरियाणा के अंदर अराउंड 3.5 लाख रुपए इसकी इनकम है एक कल्टीवेटर की। अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें तो वो सिर्फ 1.7 लाख है। नेशनल एवरेज इज 1.7 लाख। तो यहां से आप देख सकते हैं कि पंजाब की अगर हम बात करें सो इट इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द नेशनल एवरेज। ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज्यादा है। तो फिर ये फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो रीजन यहां पे दिया गया है। द रीजन इज ग्रोथ मोमेंटम। ये जो इनकम जिस परसेंटेज पे इंक्रीज होनी चाहिए, इसका जिस परसेंटेज पे ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। द ग्रोथ रेट इन हरियाणा इज करंटली एट 1% एंड 0.6% फॉर द पंजाब। अब उनके एक्सपेंडिचर जो है वो एक तरफ से इंक्रीज हो रहा है बट ग्रोथ रेट जो है वो स्लो है। फॉर एग्जाम्पल की ग्रोथ रेट 1% देखे तो एक्सपेंडिचर जो है वो 3 से 4% पे इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि ये दोनों के बीच का जो गैप है इट इज अ लॉस फॉर द फार्मर्स। तो इस वजह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहां से हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। डिमांड सप्लाई के बीच में मिसमैच है। ये भी आपको इस आर्टिकल में से मिलेगा जहां पे ये कहा गया है कि इंडिया के अंदर अभी ट्रेंड जो है वो चेंज होता जा रहा है। In India, per capita intake of rice and wheat is declining and consumers' preference is shifting towards other foods. अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो वहां पे बेवरेजेस एंड अदर सीरियल्स को ज्यादा वो लोग प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू राइस एंड व्हीट। तो ये डेटा भी यहां पे दिया गया है दैट स्पेंडिंग बाय द अर्बन कंज्यूमर्स इज मोर ऑन बेवरेज एंड स्पाइसेस देन ऑन सीरियल्स। तो और सप्लाई साइड की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ये जो राइस कल्टीवेशन है तो वो 14% पे ग्रो कर रहा है, झारखंड में 10% पे, बिहार पे 7% पे। तो राइस कल्टीवेशन का ग्रोथ रेट काफी हाई है, 14% जितना। और अगर हम डिमांड की बात करें व्हीट एंड राइस की तो वो अभी नेगेटिव स्टेज पे है। तो इस वजह से डिमांड एंड सप्लाई के बीच में मिसमैच होगा। डिमांड जो है वो कम है, सप्लाई ज्यादा है। तो अगर मान लो कि गवर्नमेंट ये क्रॉप्स को प्रोक्योर करते हैं लेकिन अगर कंज्यूमर के साइड से डिमांड ही नहीं है तो गवर्नमेंट बेचेंगे किसको? तो इस वजह से भी ये फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये एमएसपी सिस्टम जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 4,
which of the following statement is or are correct about PM Vani scheme? First, it enables public Wi-Fi data service through public data offices. Second, it will unleash Wi-Fi revolution in India, which will further enhance quality of life through internet access. Third, this scheme is silent on any kind of authorization and audit mechanism. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए 1 and 2. थर्ड इज इनकरेक्ट. ये जो स्कीम है रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस. तो इस स्कीम के अंदर क्या है कि जैसे पीसीओ होते हैं फोन करने के लिए, जैसे साइबर कैफेज होते हैं, तो उस तरीके से ये पब्लिक डेटा ऑफिस बनाई जाएगी जहां पे वाईफाई के थ्रू आप पब्लिकली डेटा जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. सो इट एनेबल्स पब्लिक वाईफाई डेटा सर्विस थ्रू पब्लिक डेटा ऑफिसेस, पीडीओ. अब ये पीडीओस को ऑथोराइज कौन करेगा कि पीडीए यहाँ पे पीडीओस खोलने चाहिए, ये बराबर काम कर रहा है या नहीं, जितने फंड सैंक्शन हुए थे उतने यूज हुए हैं कि नहीं. तो ये सब ऑडिट एंड ऑथोराइजेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए एग्रीगेटर्स बनाएंगी. एग्रीगेटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर दी पीडीओस. और थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इसकी यहाँ पे कोई ऑथोराइजेशन एंड ऑडिट मैकेनिज्म नहीं है, तो ये थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होगा. सेकंड इज करेक्ट. अगर हम ट्राई के डेटा की बात करें तो जो मेजर इकोनॉमीज है, डेवलप्ड इकोनॉमीज, वहां पे ऑलमोस्ट 50 से 70% पब्लिक जो है वो इंटरनेट एक्सेस करता है थ्रू वाईफाई. और अगर इंडिया की बात करें तो ये लेस देन 10% है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर वाईफाई पेनिट्रेशन जो है वो काफी कम है. सो इट विल अनलीश वाईफाई रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये भी करेक्ट हुआ. और इसकी वजह से हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी एनहांस कर सकेंगे ड्यू टू मेजर अवेलेबिलिटी ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कमर्शियल यूज ऑफ इंटरनेट. सो द आंसर इज ए 1 and 2. सो ये जो प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसके बारे में कल के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल था, किस तरीके से इससे चेंजेस आएंगे. क्वेश्चन नंबर 5, which of the following initiatives or programs are examples of e-governance? First, MCA 21, second, e-courts and third, उमंग ऐप. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज D 1, 2 and 3. ये तीनों इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम जो है दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस. MCA 21 क्या है? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 डेटाबेस. उसके अंदर क्या होता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड जितनी भी कंपनीज है उनको कुछ ऑनलाइन सर्विसेज दी जाती है. जैसे अगर उनको अपना नाम चेंज करना है, इनकॉर्पोरेशन है, फिर रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करना है, तो ये सब चीजें इस डेटाबेस पे ऑनलाइन की जा सकती है. इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ ई गवर्नेंस. ई कोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एक इनिशिएटिव है जिसकी एंड इट इज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट. तो ये भी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसको इंटरनेट के द्वारा एक्सेस की जा सकती है. एंड उमंग ऐप जो है इट इज ऑल्सो एन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव जिसके अंदर गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स की जो सर्विसेज है वो आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं. इसी आर्टिकल में उमंग ऐप जो है उसको भी एज एन एग्जाम्पल मेंशन किया गया है, किस तरीके से इसकी वजह से बेनिफिट्स मिलते हैं. सो बेसिकली ई गवर्नेंस के ऊपर ये इनिशिएटिव बनाया गया है. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस टाइप के इनिशिएटिव को मेंशन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन हेल्प टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट? फर्स्ट, मॉनिटरी पॉलिसी, सेकेंड, फिस्कल पॉलिसी एंड थर्ड, इंक्रीजिंग क्रेडिट पेनिट्रेशन. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए 1 and 2. थर्ड इज इनकरेक्ट. मॉनिटरी पॉलिसी को यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है बाय हायर इंटरेस्ट रेट. अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है या फिर स्टेबल होता है तो वहां पे इन्फ्लेशन जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. फिस्कल पॉलिसी जो है वहां से भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम करे तो
यहां से इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। अगर क्रेडिट पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा, मतलब कि अगर ज्यादा लोगों को लोन मिलेगी, ज्यादा लोगों को क्रेडिट मिलेगी, तो उनकी स्पेंडिंग जो है वो भी बढ़ेगी। अगर आपको इजीली लोन मिल जाती है तो आप उस पैसे को इजीली स्पेंड करेंगे। अगर आप पैसे को इजीली स्पेंड करेंगे देन इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। तो ये थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए 1 एंड 2। सो ये रिसेंटली जो रिटेल इन्फ्लेशन के अंदर थोड़ा सुधार आया है उसको एनालाइज किया गया है इस आर्टिकल में जो कल के न्यूज़पेपर में था। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, access to justice is an essential part of Article 14 of the Constitution. Second, India does not have sufficient number of judges per million population. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। एक्सेस टू जस्टिस जो है इट इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राइट टू लाइफ का मतलब कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, इट ऑल्सो सिक्योर्स एक्सेस टू जस्टिस। सो इट इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। सेकंड का आंसर जो है वो ये कल के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल था वहां से मिलेगा। यहां पे कनाडा एंड यूके के साथ कंपैरिजन की गई है कि कनाडा के अंदर 75 जजेस है पर मिलियन पॉपुलेशन, यूके के अंदर 50 जजेस है, इंडिया की बात करें तो सिर्फ 19 जजेस है। तो इस वजह से भी इंडिया के अंदर पेंडिंग केसेस जो है उसके नंबर्स काफी ज्यादा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स ने ये रेकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि जो लोअर लेवल की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वहां पे आप नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि आम इंसान जो है वो अपील करने के लिए सबसे पहले कहां पे जाता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे जाता है। तो वहां पे जजेस के नंबर्स जो है वो ज्यादा होने चाहिए, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 केस में यह भी कहा था कि इंडिया के अंदर 50 जज होने चाहिए पर मिलियन पॉपुलेशन, और 5 साल के अंदर आप इस चीज को लागू कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया। Question number 8. If we move straight from South Pole to North Pole through 0° longitude, which of the following continental country will come first in our journey? Option A Togo, Option B Ghana, Option C UK and Option D Algeria. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी घाना। अब देखिए सवाल ये कह रहा था कि अगर मान लो यहां पे ये जो 0° लॉन्गिट्यूड है तो ये साउथ पोल से हम नॉर्थ पोल जाते हैं, तो कौन सा कॉन्टिनेंटल कंट्री, कॉन्टिनेंटल कंट्री मतलब कि जो कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा हुआ है, यहां बीच में कुछ आइलैंड्स आते हैं लेकिन उसे आइलैंड कंट्री भी कहा जाता है, राइट। तो कॉन्टिनेंटल कंट्री की बात करें तो सबसे पहले यहां पे कौन सी कंट्री है? घाना। तो ये घाना जो है वो सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे ही माली, अल्जीरिया, फिर यूरोपियन कंट्रीज आएगी। सो द आंसर इज बी घाना। सो घाना के अंदर अभी इलेक्शंस हुए हैं और वहां पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है इलेक्शन की वजह से, इसलिए ये कंट्री न्यूज में है। ये भी कल के न्यूज़पेपर में था। क्वेश्चन नंबर 9. द टर्म स्पेक्ट्रम अलोकेशन समटाइम्स सीन इन न्यूज is related to which of the following sector? Option A electricity, Option B telecommunication, Option C coal mining and Option D petroleum production. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी टेलीकम्युनिकेशन। स्पेक्ट्रम अलोकेशन जो है वो टेलीकॉम कंपनीज को अलग अलग बैंडविड्थ के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो ऑक्शन के थ्रू अलॉट किए जाते हैं, और आपको फेमस केस के बारे में पता होगा विच इज कॉल्ड 2G स्पेक्ट्रम केस। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, द डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द फार्मर्स ओवर द इश्यू ऑफ 3 controversial farm acts comes under the original jurisdiction of the constitution. Second, Supreme Court suggested to frame a special committee of farmers and government officials
टू रिजॉल्व द इश्यू बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मर्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फार्मर्स के बीच का जो डिस्प्यूट है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या आता है? सेंटर एंड स्टेट के डिस्प्यूट, सेंटर और एक से ज्यादा स्टेट है उनके डिस्प्यूट, अगर दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है वो आता है, अगर सेंटर एक तरफ है, सेंटर एंड स्टेट, और दूसरी तरफ कोई दूसरा स्टेट है, तो ये सारे डिस्प्यूट जो है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। अगर फार्मर्स के फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई फैसला देती है तो वो रीट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आएगा। अगर फार्मर्स ने अपील की है तो ये एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आएगा। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। आज के न्यूज़पेपर में ये फ्रंट पेज पे है कि सुप्रीम कोर्ट मूव्स पैनल फॉर फार्म गवर्नमेंट टॉक्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेस्ट किया है कि फार्मर्स स्पेशली ये जो किसान यूनियन है उनके लीडर्स को और गवर्नमेंट ऑफिशियल को मिलकर एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच के सॉल्यूशन ला सके। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।